हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 10 अध्याय 10 की क्लास 42 की, जिसका नाम है छायावाद। इससे पहले हमने 1 से 9 तक के अध्याय देख लिए थे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको यूजीसी नेट से संबंधित मॉक टेस्ट, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हमारा अध्याय है अध्याय 10। तो ये है छायावाद। इससे पहले हमने 9 तक के अध्याय देख लिए थे डिटेल में, तो थोड़ा सा छायावाद के बारे में जान लेते हैं। छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता विषय निष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी कविता व्यक्ति निष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म है। तो इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं इस यूनिट के टॉपिक क्या क्या हैं। तो इस यूनिट में हमें पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक छायावाद की समय सीमा, दूसरा है छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और अंत में स्वच्छंदतावाद के प्रमुख कवि। तो ये हमारे टॉपिक हैं जो हमें इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, छायावाद की समय सीमा। छायावाद की समय सीमा। छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के पश्चात हुआ था। छायावाद का विकास कब हुआ था? द्विवेदी युगीन कविता के पश्चात। सामान्यतः छायावादी काव्य की सीमा 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। कब से? 1918 से 1936। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना है। 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की कृति झरना प्रकाशित हो चुकी थी तथा निराला की कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रसाद की कामायनी 1936 में प्रकाशित हुई तथा 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी हुई थी। उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर छायावाद की अंतिम सीमा 1936 मानना उपयुक्त है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार छायावाद की परिभाषा। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। फिर है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह किसका कथन है? तो यह है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। तो ये भी अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको ये प्रश्न भी वहां मिला होगा। तो ये कथन है हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। फिर है जयशंकर प्रसाद के अनुसार कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरता के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये थे जिन्होंने छायावाद की परिभाषाएं दी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, जयशंकर प्रसाद और नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो इसमें जो परीक्षाओं में पूछा जाता है तो वो डॉक्टर नगेंद्र और राम कुमार वर्मा
की जो परिभाषाएं हैं उन पर प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस रहस्यवाद की मूल प्रेरणा अंग्रेजी के रोमांटिक भाव धारा की कविता से प्राप्त हुई थी। उपरोक्त विद्वानों की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता दिखाई देती है। छायावाद काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति विद्यमान है। छायावाद प्रेम, प्रकृति व सौंदर्य का काव्य है। छायावाद में स्वानुभूति की प्रधानता है। छायावाद कविता अंग्रेजी रोमांटिक काव्यधारा से प्रभावित है। छायावाद में सांस्कृतिक चेतना, मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रमुखता है। तो यह एक प्रकार से इसकी विशेषताएं भी हो सकती हैं। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है आत्म अभिव्यक्ति। छायावाद कविता में कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के निजी प्रसंगों को खोजने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी भावनाओं को खुलकर अभिव्यक्ति की है। सुख दुख से परिपूर्ण कविताएं खूब लिखी गई हैं। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू व पंत कृत उच्छ्वास इसका उदाहरण है। पंत जी अपनी प्रियतमा को पूजने की बात करते हैं, जैसे विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूं मैं तुम्हें कुमारी मूंद दुहरे दृग द्वार। निराला जी राम की शक्ति पूजा में अपने जीवन की निराशा को अभिव्यक्त करते हैं। जीवन भर वे लोगों का विरोध झेलते रहे। निम्नलिखित पंक्तियां उनके दर्द को बयां करती हैं। कौन सी पंक्तियां हैं? धिक जीवन जो पता ही आया है विरोध, धिक साधक जिसके लिए सदा ही किया शोध। फिर दूसरी विशेषता है सौंदर्य चित्रण। छायावादी कविता कवि मूलतः प्रेम व सौंदर्य के कवि हैं। छायावादी कवियों ने नारी को उसकी प्रेमिका के रूप में ग्रहण किया, जो हृदय व यौवन की संपूर्ण विभूतियों से परिपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद कामायनी की श्रद्धा का सौंदर्य चित्रण करते हैं, जैसे नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। छायावादी कवियों ने सौंदर्य के स्थूल चित्रण की अपेक्षा उसके सूक्ष्म प्रभाव का ही चित्रण किया है। प्रेम के क्षेत्र में छायावादी कवि किसी प्रकार की रूढ़ी मर्यादा व नियमबद्धता को स्वीकार नहीं करते हैं। निराला जी लिखते हैं, दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न रूप, भिन्न धर्म भाव पर केवल अपनाव से प्राणों से एक थे। नारी का उदात्त रूप में चित्रण अगली विशेषता है। छायावादी कवियों ने नारी को उदात्त रूप प्रदान करते हुए उसे पुरुष की प्रेरक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। नारी दया, क्षमा, साहस, प्रेम, करुणा की मूर्ति है, श्रद्धा की पात्र है। प्रसाद जी लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये पंक्ति भी कभी कभी पूछ लेता है किसकी है, तो प्रसाद जी की है। नारी यहाँ सहचरी, सखी तथा प्रियसी बनकर आई, वह भी समानती बंधनों में जकड़ी हुई थी। चार दीवारी में कैद तथा भोग की वस्तु के रूप में नारी यातना ग्रस्त थी। छायावादियों ने नारी शरीर के प्रतिमानों की जगह उसके हृदय की अतल गहराइयों पर ध्यान दिया। पंत जी ने यह स्पष्ट किया कि नारी सिर्फ भोग, सेक्स का उपकरण नहीं है, बल्कि जीवन और समाज का विभिन्न अंग भी है। योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवीय प्रतिष्ठित। छायावादी रचनाकारों ने नारी के प्रेम को पवित्र व पावन गंगा की तरह माना है। यह माना है कि इससे पुरुष हृदय में पड़ी हुई ग्रंथियों को भी खोला जा सकता है। पंत ने इस प्रेम को काम शक्तियों से कोसों दूर माना है। लिखा है, अभी तक तो पावन प्रेम कहलाया नहीं पापाचार, कोई मुझको आज यह मदिरा है गंगा जल की धार। प्रकृति चित्रण अगली विशेषता है छायावादी काव्य की। पंत जी ने माना कि प्रकृति जीवन के सर्वाधिक निकट है। इसके दावे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मानव को प्रकृति ने सिर्फ दिया ही है, बदले में वह कोई अपेक्षा नहीं करती। यही वजह है कि उन्होंने प्रकृति के प्रेम को आगे नारी के प्रेम को भी त्याज्य माना। लिखा है,
छुड़ दुर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। छायावादी प्रकृति यदि सुंदर है तो भयावह भी है। रचनाकारों ने माना है कि प्रकृति प्रतिध्वनन के सिद्धांत पर कार्य करती है। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचना कामायनी में दोनों रूपों की चर्चा की है। लिखा है, यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक की, एक तुम और वह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आमंद। दुख और वेदना की अभिव्यक्ति। अगली विशेषता है, छायावादी काव्य में दुख और वेदना की अभिव्यक्ति प्रमुखता से हुई है। महादेवी वर्मा तो वेदना की कवयित्री हैं। वे अपने जीवन की तुलना नीर भरी बदली सी करती हैं। लिखती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। प्रसाद का आंसू काव्य की कवि की पीड़ा की अभिव्यक्ति ही है। वे कहते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। अगली विशेषता है रहस्यवाद। छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति रहस्यवाद है। पंत जी की मौन निमंत्रण कविता में रहस्यवाद की अभिव्यक्ति अत्यंत मनोरम ढंग से हुई है, जहां कवि को प्रकृति के उपादानों में उस अज्ञात सत्ता के मौन निमंत्रण का आभास होता है। लिखते हैं, ना जाने कौन आए धुतिमान, जान मुझको अबोध अनजान, सुजाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। निराला कि तुम और मैं कविता तथा महादेवी जी का संपूर्ण काव्य रहस्यवादी भावनाओं से ओतप्रोत है। इसके अलावा कल्पनाशीलता इसकी विशेषता है, शिल्पगत विशेषता इसकी है, और बिंब योजना और प्रतीक योजना भी इसकी विशेषता है। अगली विशेषता है कल्पनाशीलता। छायावादियों ने काव्य कर्म के लिए कल्पनाशीलता को महत्वपूर्ण माना है। प्रसिद्ध स्वच्छंदतावादी आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने साहित्य और कल्पना की अटूट रिश्ते की चर्चा की है। निराला जी ने कविता में कल्पनाशीलता को सर्वोपरि मानते हुए कहा है कि कविता कल्पना कानन मतलब जंगल की देवी है। पंत जी ने कल्पनाओं को विहल बाल का दर्जा दिया है। कैशोर्य भावुकता इस धारा की कविता की एक प्रवृत्ति के रूप में रही है, जिसका सीधा सीधा संबंध कवि कल्पना से है। पंत ने अन्यत्र लिखा, कोई भी गंभीर अथवा व्यापक अनुभूति काल्पनिक ही होती है। छायावादी धारा भारतीय समाज के संक्रमण को दर्शाती है। एक तरफ पश्चिमी विज्ञानवादी बौद्धिकतावादी संस्कृति, तो दूसरी तरफ भारतीय भावुकता। जहां बौद्धिकता का प्रश्न है उसे तो यथार्थवाद से जोड़ा जा सकता है, लेकिन भावुकता का आग्रह कल्पना से परे नहीं हो सकता। शिल्पगत विशेषताएं। छायावादी कवियों ने अपने काव्य में लाक्षणिकता का प्रयोग किया है, जिससे भाषा अत्यंत सशक्त एवं प्रभावमयी बन गई है। जैसे नीरव संध्या में प्रशांत, डूबा है सारा ग्राम प्रांत। यहाँ कवि शांति की अधिकता को बताता है। सारा ग्राम प्रांत शब्द रहित संध्या में डूबा हुआ था, यहाँ डूबा शब्द में लक्षणा शब्द शक्ति है। छायावादी कवियों ने अपने काव्य में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे एक उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घर ऊषा नागरी। यहाँ ऊषा प्रकृति है, वह मानव नहीं है। उसे मानव के रूप में वर्णित करना मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। अगली विशेषता है बिंब योजना। छायावादी कवियों ने अपने काव्य में बिंब का प्रयोग अत्यंत सफलतापूर्वक किया है। कवि शब्दों द्वारा ऐसा चित्र उपस्थित करता है जिससे इंद्रियों के सामने वर्ण विषय का एक चित्र प्रकट हो जाता है। इसे वह पाठक के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता है। पाठक उस बिंब से तारतम्य स्थापित कर लेता है। कहीं पर यह श्रव बिंब होता है, कहीं पर स्पर्श बिंब होता है। श्रव बिंब का एक उदाहरण है, झमझम झमझम मेघ बरसते रे सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके।
फिर अगली विशेषता है प्रतीक योजना। छायावादी काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता प्रतीक योजना है। छायावादी कवि विभिन्न प्रतीकों के द्वारा अपनी बात कहता है। इससे कथन में वक्रता आ जाती है। जैसे निशा को धो देता राकेश, चांदनी में जब अलकें खोल, कली से कहता था मधुमास, बता दे मधु मदिरा का मोल। यहाँ पर निशा, राकेश, कली, मधुमास आदि के माध्यम से नायक नायिका के प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है। प्रकृति के ये पदार्थ उपमान नहीं है बल्कि प्रतीक हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना सुझाव हमें भेज सकते हैं। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी नए तथ्य के साथ, नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।